बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। कुछ मैशत के मामला हैं, उसको भी आज प्रोग्राम में मौजूद बहस लेकर आएंगे। DGI एसपास साहब ने एक मीडिया टॉक की, उसका भी आज जिक्र करेंगे, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर कहा कि साजिश का जो है वो सबूत नहीं मिला। जो हुकूमत चेंज हुई वो किसी साजिश के तहत नहीं हुई, ऐसे कोई सब्सटेंशियल एविडेंसेस नहीं मिल सके। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के मामलात के अंदर। साइफर के अंदर क्लियर कट लिखा गया था कि इस तमाम तर जो है वो हुकूमत के अरकान को, इस हुकूमत को हटाया जाए तो पाकिस्तान के लिए जो है वो मुश्किलात आसान हो पाएंगी। इसको भी डिस्कस करेंगे किस हद तक जो है ये मामला जो है वो संगीन होता चला जा रहा है। साथ ही साथ पंजाब की सूरत हाल को भी मौजूद बहस लेकर आएंगे कि पंजाब की तारीख के अंदर पहली मरतबा बजट पेश किया गया है ऐवान इकबाल के अंदर। इसके हवाले से इजलास मुनक्कद किया गया है। किस हद तक आइनी है, गैर आइनी है, ये तमाम तर सूरत हाल आइनी किस जानिब बढ़ रही है और इस आइनी बहरान की वजह से मईशत पर क्या असरात हो रहे हैं, और मईशत जो कि ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे मसले मसाइल का शिकार है, उसका असर आम शख्स की ज़िंदगी में कितना हो रहा है, रोज़मर्रा के मामलात पे कितना हो रहा है, बिजनेस पे कितना हो रहा है, हम किस डायरेक्शन के समत के अंदर बढ़ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ज़फ़र हिलाली साहब। बहुत शुक्रिया हिलाली साहब आपके ज्वाइन करने। एनालिस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त ग्रिप भी रखते हैं डिप्लोमेटिक मामलात के ऊपर, फॉर्मर एम्बेसडर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। हिलाली साहब, सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ जो मुदाखलत वाले मामलात हैं उसके हवाले से DGI SPR साहब क्लियर कट मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ कह चुके हैं कि साजिश का कोई आंसर नहीं मिला। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ पर डटे हैं कि जी मुदाखलत हुई है और जो कुछ भी हुआ है वो इस अमरीकी हुकूमत ने किया है जो मौजूदा है। आप इस सारी सूरत हाल को, रिसेंट तबसरों को और स्टेटमेंट्स को कैसा देख रहे हैं? देखिए, ये तो सबको पता है ना कि हमने डीमार्च किया था, हमने प्रोटेस्ट किया था। हमने किस बात पे प्रोटेस्ट किया था? कोई वजह होगा ना। करेक्ट। हमने इसलिए प्रोटेस्ट किया था कि उन लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन में अमेरिका बकौल गवाह वो इंटरफियर कर रहे थे, दाखिलत दे रहे थे। एंटी PTI के जो लोग थे उनके अपने पार्टी में उनसे एम्बेसी ऑफिशियल्स मुलाकात कर रहे थे। एक दिन में कुछ 6 लोगों को उन्होंने मुलाकात की है। क्यों भाई, क्या बात कर रहे थे? एकदम अचानक क्या जरूरत थी आपको इतने लोगों को मिलने? तो मैं समझता हूँ कि दैट वाज वेरी, इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया। हमने कहा भाई ये हमारे अंदरूनी मामले हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिसअफेक्शन उन शो कर रहे हैं? और ये तरीका नहीं है, ये हमारे इंटरनल अफेयर्स में दाखिला कर रहे हैं आप, गलत है, वो दाखिला ना करें। इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया। अब आप पूछ रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं था, कोई इंटरफेरेंस नहीं था। अगर मुदाखलत नहीं था तो क्यों प्रोटेस्ट किया? अच्छा, इसमें एक चीज़ जो कही जाती है या मल्टीपल टाइम कही गई वो ये है कि हमने डीमार्च इसलिए किया कि जो टोन अडॉप्ट की गई थी वो डिप्लोमेटिक नहीं थी। तो हम कोई जाहिर है आपका नज़ला लेने के लिए या आपका गुस्सा लेने के लिए तो यहाँ पर नहीं बैठे ना कि आपका जो है एक कंसर्न बंदा यहाँ पे उठे, कोई भी जूनियर, और हमें इस किस्म के रिमार्क्स पास करे। सो दे से दैट वाज मोर अबाउट इट। उनका टोन और उनका ये उस पे प्रोटेस्ट है, वो उसी वक्त देता एम्बेसडर, क्या कह रहे हो यार, किस तरीके से हमारे को एड्रेस कर रहे हो? ये कोई जरूरत नहीं था कि सोच समझ के 2 मीटिंग्स हो और सिर्फ उनके टोन पे प्रोटेस्ट किया जाए। ये कोई तरीका नहीं है। अब सर फिर सारी सूरत हाल को अब लोगों की डाइजेशन के लिए क्या समझे वो कि एक ज़िम्मेदार शख्स हैं ज़ाहिर बाबर साहब, और वो इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि तमाम फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो मल्टीपल टाइम कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं है। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे वो कहते हैं कि जी बिल्कुल अमरीकी हैं जिन्होंने इस सारे के अंदर रोल प्ले किया और उन्होंने हटाया और वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लेके आए बकौल उनके, जो वो कहते हैं। वेयर शुड पीपल स्टैंड एंड व्हाट दे शुड थिंक? आई मीन उनकी कंजम्पशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी तो बहुत सारी रियलिटीज़ हैं ना जो सामने आनी चाहिए, वो क्या हैं? देखिए, लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारा बड़ा पुराना रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ। इतना पुराना है और इतना सीजन्ड है कि हम एक गवर्नमेंट जो है, पूरी गवर्नमेंट जो है 2 दफे डीमार्च प्रेजेंट कर रही है, इसलिए कि वो जो अल्फाज इस्तेमाल किया था डोनाल्ड वू अच्छा नहीं था।
ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं है। जब उन्होंने कहा हम आपको स्टोन एज तक बॉम्ब कर देंगे, उस वक्त क्यों नहीं फिर हुआ? उस वक्त तो सोचा ही नहीं। और अब ये कहा कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो आप बच जाएंगे, नहीं पास हो तो फिर देखेंगे क्या होता है। ये इतनी बुरी बात थी, इतनी बड़ी बात थी कि ट्वाइस पूरे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग्स हुए और फिर 2 दफे हमने ये तय किया कि एक सीरियस दिमाग होना चाहिए अमेरिका के साथ। नहीं, इस तरीके से लोग नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, जो मुझे पता है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री का, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में मैंने 38 साल सर्विस में गुजारा है, करेक्ट, पहले तो ये कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और वो भी अमेरिका। ठीक है, अच्छा, बड़ी अहम चीज सर, बड़ी अहम चीज सर, आप माशाल्लाह जिस मनसब पर रह चुके हैं, आप नेशनल सिक्योरिटी पे एडवाइस भी कर चुके हैं गवर्नमेंट को, ये बताइए कि हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जी ये हुकूमत हटाई गई, अमेरिका ने ये सारा कुछ किया या वेस्टर्न पावर्स ने ये सारा कुछ किया, जिसमें इजराइल और भारत का भी जिक्र इमरान खान साहब कर चुके हैं, तो जाहिर है जब आप यूँ करेंगे और नई हुकूमत को लेके आएंगे तो आप उसको सपोर्ट भी करेंगे। अब इस वक्त जो हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है वो IMF या वर्ल्ड के जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या ममालिक हैं, उनसे पैसा आना चाहिए, जो कि हमें नहीं आ रहा। फिर फैटिफ जो है उसकी ग्रे लिस्ट से निकलना हमें चाहिए, जिसके ऊपर बातचीत हो रही है और उम्मीद कर रहे हैं, जिसका इजलास जारी है कि हम निकल आएंगे। तो हमें अच्छे ग्रीन पॉजिटिव इंडिकेटर्स या उनकी जाने से कुछ सपोर्ट भी तो नज़र नहीं आ रही। हम अभी भी ज़बू खाली का शिकार हैं। वाई वी आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट? आपको 3 वोट्स चाहिए फाटफ में, एक है मलेशिया, एक है तुर्की और एक है चीन। मेरे ख्याल में हमें तो वादे कहा गया है कि ये 3 वोट्स आपके पास हैं। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने बिलावल भुट्टो को कहा है कि ये आप लगता है कि इस दफे आप निकल जाएंगे। और ये जो 3 मुल्क हैं ये हमारे अच्छे दोस्त हैं। क्यों हम कॉन्फिडेंट हैं कि इस वक्त हम निकल जाएंगे? उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना। दिन रात हम मिलते रहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं तुर्की, हमारा फॉरेन मिनिस्टर गया है, फिर मलेशिया। ये तो मेरे ख्याल में हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए रिगार्डिंग फाटफ। अब आप आ जाए IMF जी। देखिए, IMF का एक जिम्मेदारी ये होता है कि जब IMF आपको पैसे देती है तो उनका जिम्मेदारी ये है कि जितना टर्म है उन पैसों का वापस करने के लिए, वो फर्ज है IMF, जो उनके ऑफिशियल्स बहुत बड़े तनख्वाह लेते हैं, कि ये वापस और इस तरीके से करेगा और बचा के करेगा, और हम कोई बहाना नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और अगर इसने जानबूझ के नहीं किया, हमारी बात ना माने, तो हम फिर प्रोग्राम टर्मिनेट कर देंगे। ये डिफॉल्ट में चले जाएगा और उसके बाद कोई और इदारा और मुल्क इनको पैसे नहीं देगा। और आपने सुना है सऊदी अरेबिया ने हमें कहा है, खुदा के लिए IMF के प्रोग्राम के तहत आप रहें और आप मेहरबानी से उनकी बात सुने और हम आपको फिर और भी पैसे देंगे। IMF कतर भी मेरे ख्याल में इंडिकेशन दिया है कि अगर IMF प्रोग्राम में आप रहें तो इन फ्यूचर आपको हम गैस भी देंगे, शायद क्रेडिट पे भी दे दें। और चीन तो खैर रोल ओवर कर लिया है 2 बिलियन का। तो देखिए, बात असल ये है कि कोई नहीं चाहता और पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि उनकी क्रेडिट रेटिंग फॉल करे, बुरा हो और उनको डिफॉल्टिंग स्टेट कह दे। 22 दफे हमने लोन दिया है, आज तक हमने डिफॉल्ट नहीं किया है, तो अब क्यों करें? तो वो भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते। तो और निफ्ता को तो उन्होंने बता दिया है, भाई ये करना होगा आपको, अगर आप ये नहीं करेंगे वी विल कंसिडर यू इन डिफॉल्ट। तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है समझने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और, अब जाहिर है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जिस कैंप या जिन ममालिक के साथ रिलेशंस अच्छे बिल्ड किए हैं, जहाँ से ज़रा मसला शुरू हुआ, दैट इज़ ऑफ कोर्स रशिया की जानिब से बहुत स्ट्रॉन्ग या अफर्मेटिव या जिसको हम कहते हैं पक्के पैरी कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आई, जबकि ऐसी स्टेटमेंट देना या प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का सामने आना और आके कहना हाँ जी अमेरिका इसके पीछे है और वो यूँ करना चाहता था और इस वजह से इमरान खान या जो भी मौजूदा हुकूमत है उसको हटाया गया है। और चीन भी जो है वो हमारा भी साथी है, उसने भी थोड़ी सी खामोशी रखी है, कोई खुल के नहीं बोला। ये दोनों जो ममालिक हैं, अमेरिका इनका बड़ा दुश्मन है, उन्होंने इस पर इतना कुछ खुल के बात नहीं की, या की अगर की तो क्या है, कुछ हमसे शेयर कर सकें आप?
भाई रूस ने तो उनका जो पब्लिकेशंस हैं, ऑफिशियल पब्लिकेशंस हैं रशिया के, उनने तो सीधा कह दिया उन्होंने कि ये गवर्नमेंट निकाली इसलिए गई है कि हमारे साथ इन्होंने दोस्ती की। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के इंडिपेंडेंटली वो हमारे साथ फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट कर रहे हैं, और जब वो अमेरिका की बात ना माने और वो इधर आ गया, और जब इधर था वापस नहीं गया, जब इन्वेजन हुआ, तो इसलिए इमरान खान को अपने उन्होंने निकाल दिया। ये तो खुला कहते हैं, माने पुतिन नहीं कहता है, मगर अगर आप लावरोव को प्राइवेटली बात करते हुए किसी और फॉरेन मिनिस्टर से सुने तो आपको वो बता देगा आपको कि दिस इज व्हाट दे बिलीव। अब रह गया चीन। कि चीन और हमारी रिलेशनशिप इतनी मैच्योर है, इस किस्म की रिलेशनशिप है कि चीन को हम कभी नहीं कहते कि तुम दिन से आओ पिंग के साथ हो और तुम दिन पियाओ के साथ मत जाओ। ऐसे हमारे दखल कभी चीनी रिलेशनशिप में नहीं होता है, और उनका भी हमारे ऐसे रिलेशनशिप में नहीं होता है। आपने देखा श्री पॉलिटिकल अपोनेंट, और अभी उनको अनसीट करके आया है, चीन गया, चीन में वो मिले लोगों को, और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने तो उनकी बड़ी इज्जत की। हर वक्त ये रहेगा चीन के साथ। चीन दाखिलात नहीं करता, इंटरफियर नहीं करता हमारे इन किस्म के रिलेशंस में। तो वो स्टेट टू स्टेट है, तो मेरे ख्याल में कोई चीज में सरप्राइज नहीं होना चाहिए। मगर प्राइवेटली जरूर उन्होंने सोचा होगा कि अमेरिका जो चीन का अब सबसे बड़ा दुश्मन है, कोल्ड वॉर शुरू हो रहा है। बेसिकली कोल्ड वॉर क्या है? अमेरिका और चीन। रूस भी अब छोटा, आई मीन रूस इकोनॉमिकली इट्स नॉट एज स्ट्रांग। उस वॉर में हम भी शरीक हैं इन सेंस कि हम चीन के इतने मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक एलाय हैं। फिर भी हमने एक फैसला किया है जो लगता ऐसा है कि अमेरिका के लिए तो चीन सोच रहा होगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मगर जरूर सोचा होगा कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ये खुल के बात करते हैं कि इतनी गहरी रिलेशनशिप नहीं है, मगर देखें तो ये तो इधर तो उन्होंने अमेरिका की बात सुन के हमारे से दूर हो गए, मिसाल के तौर पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें ताहिर मलिक साहब, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। एक तरफ तो DGI साहब का एक दफ़ा फिर डिनाइल हमने दिखाया साजिश के हवाले से, फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुदाखलत हुई। ये मामला तो एक जानिब हैं और ये चल रहे हैं, और इस पर भी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसने अनफोल्ड होना है और उनकी क्लैरिटी आना बाकी है। लेकिन इस सब असना में हम मलिक साहब ये देख रहे हैं कि जो मुल्क के अंदरूनी मामलात हमारे चल रहे हैं फ़िलहाल, अब मैं अगर पंजाब की बात करूं, जो कुछ हो रहा है, जो पाकिस्तान की तारीख में शायद पहले कभी इस तरह नहीं हुआ। बजट जो है वह ऐवान इकबाल के अंदर पेश किया जा रहा है, कहीं पे कोई स्पीकर की मौजूदगी को गैर आईनी कह रहा है, कहीं डिप्टी स्पीकर को जो है सेशन लीड करने के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कहीं पे जो है वो लीगल मसले मसाइल आ रहे हैं। एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। आप कैसे एनालाइज करें सर? आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? मुश्किल सवाल है मतलब मेरा अपना ख्याल है, अगर थोड़ा सा देखा जाए तो मैं एक बड़ी बुनियादी बात करना चाह रहा हूँ। मैं मतलब किसी को इसका जिम्मेदार नहीं समझता। मैं समझता हूँ अगर 73 से जो पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उससे पहले भी चले तो कोई 22-23 साहब के वजीर आजम आए हैं। जो मेरा फिर आर्गूमेंट ये होगा जो आप सवाल कर रहे हैं, मैं साइंटिफिक बात करने लगा हूँ। एक वजीर आजम आप मुझे नाम बता दें जो इलेक्शन में वोट लेके वजीर आजम बना हो और वोट आउट हुआ हो, उसको वोट दिए गए हो, फिर वोट उसके खिलाफ उसकी पार्टी ने उसको वोट नहीं निकाला हो। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो फेलियर है वो रियासती मशीनरी का है, स्टेट क्राफ्ट का है, इस सिस्टम का है कि हम अभी तक एक ऐसा इलेक्शन का सिस्टम नहीं ला सके जिसमें सिंपली लोग वोट डालें तो एक हुकूमत बन जाए, फिर लोग इलेक्शन में वोट जिसको ना दें वो निकल जाए। तो जो कंफ्यूजन है बेसिकली वो ये है कि इमरान खान जो चीज लेके चल रहा है वो ये चल रहा है कि मुझे लोगों की मर्जी से नहीं निकाला गया। मुझे वैसे तो इमरान खान की खूबी है कि वो एक ही वक्त में काफी चीजें बता देते हैं और मतलब मजेदार कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देते हैं। मसलन कि शेख रशीद कह रहा है कि जो वजीर दाखिला के 6 महीने पहले मुझे बताया गया था कि अदम इत्मीनान आ रही है। फवाद चौधरी जो बड़ा लाडला वजीर है वो कह रहा है कि मैं बोझ नहीं निकाला है।
तो वैसे तो मुझे खुद नहीं समझी उनका बयानिया क्या है, मगर एक बात पक्की है कि उनका पॉइंट ये है कि हमें लोगों ने नहीं निकाला, वोट से नहीं हम निकले। तो जब आप एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर बनाएंगे जिसमें इलेक्शन से हुकूमत बनती नहीं है और इलेक्शन से हुकूमत टूटती नहीं है, तो फिर कन्फ्यूजन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, महाजराई होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। और वो जो आपका सवाल है, मेरा ख्याल है मैं इसका क्लोजेस्ट यही जवाब दे सकता हूँ। सर अब हल क्या है? हल भी तो बताएं ना, आपने माशाल्लाह बड़ी हुकूमतें आते जाते देखी हैं, सोल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना, इस तरह तो मामला नहीं चल सकते। सोल्यूशन यही है कि आप बड़ा बेसिक पे जाएं। देखिए रियासती इदारों का काम है, उसमें आपका इलेक्शन कमीशन है, आपकी एजेंसीज हैं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, आपकी पुलिस है, आपकी जिला इंतजामी है। ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन इनको कह रहा है कि भी आपका काम है कि आप इलेक्शन कराएं। मेरा ख्याल है कि जो एक सिस्टम है, तो सर वो क्यों नहीं करा रहे इलेक्शन? आपकी क्या राय है इस बारे में? रहे मेरा अपना ख्याल है कि हमारी कहीं ना कहीं जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उसको एक कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको आदत नहीं है। वो समझते हैं कि पॉलिटिशियन जो है वो उनकी तरह नेशनलिस्ट नहीं है, उनकी तरह उसकी इंग्लिश नहीं है, उसकी तरह वो समझदार नहीं है। तो इसको चेक में रखें। मतलब हमारे यहाँ ये जो सवाल है, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आई कि लेटर लिखा किसको गया है। हुकूमत पाकिस्तान को कहा गया कि आप एक कदम इत्तेमाद कराएं, नहीं तो हम छोड़ेंगे। और वो हुकूमत पाकिस्तान थी इमरान खान। इमरान खान की ये जिम्मेदारी थी एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान कि उस जिस रियासत का वो नुमाइंदा, उसको खत लिखा गया। तो सवाल तो मेरा इमरान खान से पड़ता है कि जनाब आपकी रियासत को, आपकी हुकूमत को एक मुल्क ने लिखा है खत, आपने क्या किया है 20 दिनों में? तब तो आप बड़े गुड बॉय थे, आपने कहा जी कि वो तो इस्लामी समिट हो रही थी, मैं अखलाकी तौर पे नहीं बताता। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन मेरा कि आपने उसी लेटर को डी क्लासीफाई किसने किया? मैंने किया कि मैं बताता भी नहीं भाई। इतनी आप तो मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप तो पाकिस्तान का फेस है, आप तो रियासत के मतलब नुमाइंदे हैं। तो कंफ्यूजन ये है कि जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है या जो स्टैब्लिशमेंट है, मेरा ख्याल है वो दे थिंक दे आर सुपीरियर। वो बड़े भाई हैं, छोटे भाई को अक्ल नहीं है। तो जब तक उनको मेरा ख्याल है ये रिलाय कि पाकिस्तान को अगर आपने पॉलिटिकल प्रोसेस से चलाना है, अगर इलेक्शन से चलाना है, अगर जमहूरियत से चलाना है, अगर चलाना है तो फिर सचमुच इस तरह चलाएं। अगर ये 50-50 प्यार का वादा रखना है तो फिर ये मुहाजरा ही नहीं खत्म हो सकता। अच्छा, फिर मलिक साहब एक और चीज़ वो ये है कि चलें यहाँ तक तो लोग बिल्कुल समझ गए, उन्होंने डाइजेस्ट कर ली सारी सिचुएशन जो कुछ भी हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे आए, बड़े बड़े जलसे किए, इसमें कोई डाउट नहीं, बल्कि आपने भी इसका जिक्र किया एक टॉक शो में, हम आप और मैं बैठे हुए थे। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि लॉन्ग मार्च हुआ, फिर हमने देखा कि लॉन्ग मार्च वाइंड अप हुआ, फिर हमने देखा कि 6 दिन का अल्टीमेटम आया, फिर आया कि सुप्रीम कोर्ट के कवर ले लिया गया। यानी टू कट इट शॉर्ट, जो बड़ा हाई मोमेंटम और हाई पीटीआई ने क्रिएट की, वो इस वक्त स्लो डाउन है। वो कुछ पता नहीं लग रहा क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्लान है, क्या एजेंडा है। देयर इज नथिंग हैपनिंग ऑन द ग्राउंड एज फार एज पब्लिक कंसर्न इज देयर। तो पीटीआई के स्लो डाउन होने में या इस ग्राफ को नीचे लाने में क्या मसला है या क्या मसलहत है? ये भी वही पॉइंट है। हमारी जो पॉलिटिकल मूवमेंट है ना, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, वो पीपल बेस्ड नहीं होती। हम किसी को दिखा रहे होते हैं। किसको क्या दिखा रहे हैं? कि भी देखो मैंने इतने जलसे करनी है, लोग मेरे साथ हैं तो मेरे बारे में सोचो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वरना तो मैं ये कर दूंगा। उन्होंने कहा भाई ठीक है, अब इलेक्शन में तुम्हारे 85 MNA थे पंजाब से, अगर वो 1,000 लोग भी ले गए आते तो 85,000 तो होने चाहिए, वो किधर गए तुम्हारे? सो लोगों का इलेक्शन में आना, खान साहब की ये मैं उन पर तनकीद करूंगा कि खान साहब शायद डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि जलसे में आना इज समथिंग डिफरेंट, कोई पॉलिटिकल तहरीक का चलाना इज समथिंग डिफरेंट। उसके लिए कमिटमेंट डिफरेंट चाहिए। और यहाँ पे तो आफ्ताब साहब जो हैं, ये सूरज भाई हैं, अगर 115 फ़ारेनहाइट पे आ जाएंगे तो बड़े बड़े फिर कोई मतलब। अच्छा सर, अब एक आखिरी सवाल मेरे पास, अब 2 मिनट है, फिर ब्रेक पे जाना मैंने। अब जो तपिश है सूरज की जो आ रही है, यानी कि आम शख्स जो हीट एब्जॉर्व कर रहा है इन्फ्लेशन की सूरत में, आप मुझसे माशाल्लाह बहुत सीनियर भी हैं और समझते भी हैं, और पब्लिक पल्स आप मुझसे बेहतर यकीनी तौर पे जानते हैं। मुझे ये बताएं सर कि लोगों का अब क्या रह गया जिसको निचोड़ना है? जो कुछ हो रहा है और जो कुछ चंद दिनों या हफ्तों या महीनों में होने वाला है, लोग क्या करें, किधर जाएंगे, क्या होगा? क्या मुझे नहीं लगता कि नून के पास या प्रेजेंट पॉलिटिकल जितनी भी लीडरशिप है, नून है, पीपल्स पार्टी है, इनके पास वो विजन है, वो कैपेसिटी है, वो टीम है, वो होमवर्क है। ये हमारी तरह के आओ चलाओ लोग हैं, कुछ थोड़ा सा दवाइयाँ सस्ती कर देंगे, कोई ये गिमिक्स करेंगे।
मीडिया का इस्तेमाल करके। मैं अफसोस के साथ ये आपसे कहूँगा कि मैं आई सी डिप्रेशन, आई सी एग्जाइटी, मैं आम आदमी को डीमोरलाइज देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वो बेबस महसूस कर रहा है, उसका जो प्राइड है पाकिस्तानी होने का वो कम हो रहा है, उसका जो नेशनलिज्म है, जो मोहब्बत है अपनी ज़मीन से, रियासत से, मिट्टी से, वो डिस्टर्ब हो रहा है और उसको होपलेसनेस आ रही है। ये मेरी फीलिंग है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आई कुड बी रॉन्ग। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे ताहिर मलिक साहब, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट। आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम में वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे, वापस आएंगे और गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज का हमारा दूसरा मौजू यकीनी तौर पे एक ऐसा मौजू है जो बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं इस वक्त, जो हमारे मुल्क के मुआशी हालात हैं और उसमें चैलेंजेस हैं, जिन चैलेंजेस में बड़ा चैलेंज जो है वो ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करना है अपने हर ख़ानदान, फैमिली के लिए, हर इंडिविजुअल ने या हर फैमिली ने, हर क्लान ने, जिससे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो अपना लाइवलीहुड कर सके। जब इस अर्निंग की बात हम करते हैं तो फ़ौरन जो चीज़ हमारे जहन में आती है वो एवेन्यूज़ या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ में फ़िलहाल ऑनलाइन या डिजिटल अर्निंग जो है वो एक अच्छा खासा मार्केट कैप अपने पास रखे हुए है और ख़याल ये किया जाता है कि इसमें अभी भी बहुत सारी कैपेसिटी जो है वो बाकी है। अब यहाँ से किस तरह ज़्यादा बेहतर अंदाज में पैसा कमाया जा सकता है और पाकिस्तानियों के लिए इसमें कितनी और कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत कम लोग हैं जिनके पास है। कुछ लोगों के पास है, यकीनी तौर पे बहुत कमा भी रहे हैं। आज मैंने अपने प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे साहब को मौजू किया है जो इस पर आपसे या मुझसे या चले मुझसे जो है वो ज़्यादा कमांड रखते हैं। मोहम्मद फैसल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। डिजिटल या ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों के जो है वो एक्सपर्ट हैं। स्टैनफोर्ड MIT से जो है वो पढ़े हैं इन्होंने, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इनकी काबिलियत है और अन्नाफे के नाम से जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रहे हैं जो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के हवाले से जो है वो काम कर रही है। सो वेलकम टू द शो मोहम्मद फैसल साहब। मैं आपसे बड़ा एक आम सा सादा सा सवाल जानना चाहता हूँ जो एक आम शख्स जानना चाहता है कि यहाँ पे एक आम शख्स के लिए फ़िलहाल रियलिस्टिकली कौन सी, कितनी और कैसी डिजिटल की या ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जिससे वो मज़ीद जो है वो अपने एवेन्यूज़ खोल सकता है और पैसे मज़ीद कमा सकता है और सक्सेस हासिल कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाह। सो दुनिया में इस वक्त ऑटोमेशन बहुत तेज़ी से फैल रही है और ये ऑटोमेशन जो है साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, ब्लॉकचेन, बिग डेटा, AI इन सूरत में फैल रही है। इन तमाम चीज़ों के अंदर जो सबसे ज़्यादा जॉब्स निकल रही हैं वो G20 में जॉब्स निकल रही हैं। यहाँ पर इस वक्त दुनिया में जो काम है सारा, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से डिजिटल बॉर्डर्स खड़े हो गए और ना फिजिकल बॉर्डर्स खड़े हो गए, डिजिटल बॉर्डर्स डिसअपीयर हो चुके हैं। सो पाकिस्तानी जो हैं, जो यहाँ पर जो सबसे बड़ा पेंडेमिक का जो मतलब कि एक तरह से पहली सी पेंडेमिक था, एक तो कोविड-19 का था लेकिन एक एजुकेशन का, आप इसको एपिडेमिक कह सकते हैं कि एजुकेशन लोगों के हाथ से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हमने इस प्लेटफॉर्म को इसलिए बनाया कि वो तमाम जॉब्स जो कि दुनिया में डिजिटल एक्सपर्ट्स आप यानी कि 3 से 6 महीने में बन के पकड़ सकते हैं और पाकिस्तान में बैठकर 2 से 3 लाख रुपए कैसे महीने के कमा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये सारा जो काम है ओवरसीज है, हम ओवरसीज जी। तो उसके लिए हमने पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसकी पूरी तैयारी की, उसके ऊपर काम किया और आज हम लोग 3.5 साल हमें इस कंपनी को चलाते हुए हो गए। आज हम लोग दुनिया में 200 ममालिक से ज़्यादा उस ममालिक में पढ़ा रहे हैं। हमने अच्छा। काम तो शुरू किया था पाकिस्तान के लिए, लेकिन करते करते अब हम लोग 13 ज़बानों में पढ़ाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट दुनिया की 8 बिलियन पॉपुलेशन में से 5 बिलियन लोगों की जो ज़बान बोलते हैं वो 13 ज़बानें वो हम उसमें पढ़ा रहे हैं, उनसे उर्दू भी है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये बताएं कि जो आप ज़ाहिर पढ़ाते हैं वो तो ज़ाहिर खासा टेक्निकल होगा, लेकिन अगर उसकी लार्ज या बड़ी या मेजर डिविजन्स आप करें तो वो कौन सी फर्दर क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर लोगों को आप पढ़ाते हैं, ट्रेन करते हैं? देखें, एक ट्रेंड ज़माने में पाकिस्तान में आया था कि हर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग की तरफ जाता था। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ दूसरे काम कर रहे हैं, राइट। मुझे ओवर 2 डेकेड्स हो गए बाहर रहते हुए, मैंने कभी वो ट्रेंड वहाँ नहीं देखा। ये यहाँ पर आर्टिफिशियली क्रिएटेड था और एक आर्टिफिशियल बबल था जिसको जो ना केटर किया जा रहा था। दुनिया में इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है, जिसके लिए जो ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के मुताबिक उनको अर्जेंटली लोगों की ज़रूरत है, जिसमें ज़रूरी नहीं अगर आपने मैट्रिक इंटर भी किया हुआ है ना, अगर आप मैट्रिक इंटर का आपकी क्वालिफिकेशन है, बैचलर्स की तो बहुत अच्छी बात है, मास्टर्स की बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास ना भी है किसी भी फील्ड में किया हुआ,
आप 3 से 6 महीने में अपने आप को प्रिपेयर करके डेवऑप्स में जा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, ऑफेंसिव सिक्योरिटी में जा सकते हैं, बिग डेटा में जा सकते हैं, एआई में जा सकते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे लगाने में एक प्लेटफॉर्म बनाने। वो प्लेटफॉर्म क्या है? हम वहाँ क्या पढ़ाते हैं? हम वहाँ एकेडमिक कोई चीज़ नहीं पढ़ाते। हम क्या करते हैं? डायरेक्टली जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाते हैं। जो जॉब्स लिखी आ रही है ना कि भाई हमें ये बंदा चाहिए, उसको ये सिस्टम्स आने चाहिए, उसको ये काम आना चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए, हम एग्जैक्टली यही चीज़ें उसको पढ़ा रहे हैं। और इसी के लिए हमने पूरी एक लैब्रिंथ बनाई हुई है लैब्स की, जिसमें सुबह शाम बच्चा जो है लैब्स लैब्स लैब्स, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, सीवी डेवलपमेंट, इंटर्नशिप, हमारा फोकस इसी के ऊपर है, टू टीच देम द जॉब डिस्क्रिप्शन फ्रॉम डे वन। ये हम कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, दुनिया के मिडल ईस्ट में से, लैटिन अमेरिका से, साउथ अमेरिका, हर जगह से दुनिया में जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका से, यूरोप से, G20 कंट्रीज हैं, एंटार्क्टिका को छोड़कर हर जगह से हमारे पास स्टूडेंट आता है। और उसका जो मकसद होता है कि किसी भी तरीके से वो इन हाई पेइंग जॉब्स को पकड़ सके, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 to 6 मंथ्स में वो पकड़ने के काबिल हो जाता है। अच्छा सर, एक फैसल साहब मैं चाहता हूँ थोड़ा बताएं हमारे नाजरीन को कि एआई जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक ख्याल या एक फियर ये पाया जाता है कि ये बेसिकली इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमन एंड देयर वर्क एंड देयर रिक्वायरमेंट इन मल्टीपल सेक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस बात में किस हद तक सदाकत है, या ये हेल्पफुल होगा लोगों के लिए? देखें, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट आई थी पिछले 2-3 साल पहले, उसमें उन्होंने बहुत सारी जॉब्स को आइडेंटिफाई किया था। कस्टमर सर्विस हो गए, सपोर्ट इंजीनियर्स हो गए, सेल्स के लोग हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, अकाउंटेंट्स, फाइनेंस के लोग हो गए, मार्केटिंग के लोग हो गए। इन सबको एआई रिप्लेस कर देगी। पिछले 3-4 दिन पहले अगर आप गूगल पर सर्च करें, गूगल में एक जो उनका एक आर्किटेक्ट था जो काम करता था, उसने एक न्यूज़ लीक की। उसने कहा कि भाई इस वक्त गूगल के पास 10 से 15 हज़ार के करीब सपोर्ट के लोग हैं जो आईटी सपोर्ट करते हैं, ठीक है? उन सब की जॉब खतरे में पड़ गई। क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को इतना ट्रेन कर दिया गया, क्योंकि वो मॉडल से ट्रेन करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, आप उसको बोलते हैं बेटा ये काम करो, ये काम नहीं करो, ये काम करो, एआई इसी तरह सीखता है। सो यू गिव देम डेटा सेट्स, आप उसको डेटा की इन्फॉर्मेशन दें, कस्टमर से कैसे बात करनी है, ये कस्टमर कैसे आता है, ये कस्टमर कैसे आता है, ये कौन सी ज़बान में बात करता है, कौन सी ज़बान में बात करता है। वो सीखते सीखते अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे आ गई है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रोच कर रही है बिजनेसेस के अंदर। तो आप देखेंगे कि ना, ये जितनी जॉब्स हैं खतरे में ऑलरेडी। तो गूगल ने उस बंदे को जॉब से निकाल दिया, उसको बोला कि भाई तुमने ये खबर लीक क्यों की, ठीक है ना? सो देयर इज अ कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन इन द स्टेट। यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन हुई है कि भाई इसको तुमने इस बात पे डिस्क्रिमिनेशन करके नहीं निकाल सकते। खैर, एनीवे, द पॉइंट इज कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फीडबैक था वो ये कि एआई ऑलरेडी पेनिट्रेट कर रहा है, और आइंदा कुछ अरसे में आप देखेंगे ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ये सब जो है ना बहुत सारी लोअर लेवल जॉब्स को रिप्लेस करेगा। हाउएवर, इसका एक फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि एआई को भी लोगों को मेंटेन करना है। तो अब जो लेवल था, अगर आप काम करते हैं, अगर आप अकाउंटिंग में, सेल्स में, मार्केटिंग में है, बिजनेस में, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, एआई उसके अंदर घुसेगी, बिग डेटा उसके अंदर आ रहा है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, ये सब सारी चीजें। इसको आप सीख कर अपने आप को रेलेवेंट बना सकते हैं। अगर आपने नहीं सीखा, 3 से 6 महीने में आप सीख सकते हैं, ठीक है? अगर आपने नहीं सीखा तो आप जो है बिल्कुल पीछे रह जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाएंगे। हमारी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एआई को बहुत मुश्किल दिखाती हैं कि एआई ये चीज़ है, एआई बहुत आसान है कमर्शियली, जो कमर्शियल सॉल्यूशंस हैं। इट इज़ अ सॉल्यूशन, जैसे एक हथौड़ा है, इट्स अ सॉल्यूशन, आप उसको यूज करते हैं। If you know how to harness the power of AI, this is all what organizations are looking for. Organization ये चाहती हैं कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक सवाल ऐसा जो एक आम शख्स सोचता है, वो ये सोचता है कि यार मैं समहाउ लैंड कर जाऊँ एआई में, समहाउ ब्लॉकचेन में लैंड कर जाऊँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं उसका इन्वेस्टर बन जाऊँ, या मैं उसका कंज्यूमर बन जाऊँ, या मैं उसका यूज़र बन जाऊँ, या मैं बिग डेटा के अंदर जंप कर जाऊँ। बाय ऑल मीन्स साइबर सिक्योरिटी या मुझे तहफ़्फ़ुज़ होना जो है, या साइबर स्पेस के अंदर सिक्योर रहना इज़ मैंडेटरी। व्हाट इज़ द गारंटी कि वो बहुत तगड़ी होती चली जा रही है, और उसका काम यही है कि वो मेक श्योर करे कि क्रेडिबिलिटी भी हो, ट्रस्ट भी हो, और किसी चीज़ का कोई डेफिसिट ना हो सके, क्योंकि अगर वो होगा तो फिर बहुत सारे लोग ज़रा इस चीज़ से हटेंगे और पीछे होंगे और वापस कन्वेंशनल चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हैंड भी हो चुके हैं। सो व्हाट इज़ द सिचुएशन अबाउट दैट राइट नाउ? देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी भी चीज़ें इंसान बना रहा है ना, करेक्ट, तो ये हमेशा वनरेबल रहेंगी, ये हमेशा इनमें वनरेबिलिटीज रहेंगी। दुनिया में कोई ऐसी सोल्यूशन नहीं है जो 100% सिक्योर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान ने बनाया है।
जैसे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो शैतान ने उसको देखा, उसने कहा मैं यहाँ से हमला कर सकता हूँ, यहाँ से हमला कर सकता हूँ। सो वल्नरेबिलिटीज विल ऑलवेज बी देयर, व्हिच इज अ गुड साइन कि आपकी जॉब, ये जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं इसमें ना 0% नेट एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये स्किल है आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकते। तो जो हम चीजें पढ़ाते हैं ये बड़ी एक्सपेंसिव चीजें हैं, इसलिए हमने इसके लिए कर्ज़ुल हसना का भी प्रोग्राम शुरू किया कि भाई जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो कर्ज़ुल हसना, मुसलमान हो काफिर हो कोई भी हो, वो आके हमारे पास इसकी सहूलत हासिल कर सकता है, मिनिमम पैसे पे करे, जिससे हमारा। आप तरीका कुछ समझा दें सर फैसल साहब, फैसल भाई को तरीका समझा दें कि अगर एक जो हमारा व्यूअर इस वक्त आपको सुन रहा है जहाँ जहाँ पे भी डिजिटल पे या हमारे घरों में टीवी पे बैठ के वो अगर इसमें हिस्सा डालना चाहे या सीखना चाहे या पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसका तरीका क्या है? देखें, बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है। हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, इस वक्त दुनिया भर में, मैं वॉक करके बाहर से आ रहा था तो रिक्शे वाले को देखा तो वो भी नेटफ्लिक्स देख रहा था बैठ के। अच्छा। मुझे हैरानगी हुई कि यार वो बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहा है। मैंने पूछा क्या देख रहे हो? उसने मुझे जवाब दिया कि भाई मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ। मैंने कहा क्या देख रहे हो? क्या शो देख रहा हूँ। मैंने कहा क्या नाम है? उसको नाम नहीं पता था, वो देख रहा था, लेकिन उसको ये मालूम था कि उसको ना सब टाइटल्स में उर्दू में कैसे लगाना है, वो हिंदी में उसकी सब टाइटल्स देख रहा था। अगर हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया उसमें हमारी जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आपको ब्राउजर चलाना आता है, ब्राउजर, या आपको व्हाट्सएप चलाने आती है, या आपको यूट्यूब पे जाना आता है, आप सब चीजें सीख सकते हैं। बाकी सब चीजें हम आपको सिखा देंगे, आपको उर्दू में सिखाएंगे, आपको अरबी में सिखाएंगे, आपको मैंडरिन में सिखाएंगे, इंग्लिश में सिखाएंगे, स्पेनिश, जो आप जबान बोलते हैं आपको हम उस जबान में सिखाकर तैयार कर सकते हैं। नाउ इसके लिए रजिस्टर क्या करना है? alnafe.com पे जाइए, वहाँ जाके आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। alnafe.com पे जाइए, वहाँ पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और वहाँ पे आप ज्वाइन इन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद मोहम्मद फैसल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी इनसे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद ऐसी डिस्कशन जो है वो आपके सामने लेके आएँ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।